गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो जैसे कि हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी ऑनर्स का पेपर थर्ड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट वन का बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूनिट वन में आज हम लोग देखेंगे रोबोट कोच जर्म थ्योरी के बारे में। तो प्रीवियस जो भी आपका सिलेबस में था वो सारा मैं क्लास कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग रोबोट कोच से देखेंगे। तो जो भी बच्चे अगर माइक्रोबायोलॉजी का प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं या तो फिर सेल बायोलॉजी का प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये यूनिट ख़त्म होने के बाद ये आप पीडीएफ कैसे पा सकते हैं वो मैं बाद में आपको बोलूँगी। तो अभी आप लोग ये क्लास देखिए और आशा है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखेंगे आज रोबोट कोच जर्म थ्योरी। तो बेसिकली जो रोबोट कोच है वो लुईस पास्चर को ही फॉलो करते थे। ठीक है, वो लुईस पास्चर के ही जो कॉन्सेप्ट थे उसको ही फॉलो करते थे। तो इसका मतलब है जितने भी अभी तक हम लोग पढ़े बायोलॉजिस्ट के बारे में, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा सभी आपका बायोजेनेसिस थ्योरी को ही वो लोग मानते थे। इसका मतलब लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, मतलब एक जीव का उत्पत्ति सिर्फ एक जीव से ही होता है, इसी कॉन्सेप्ट को ये लोग मानते हैं। तो लुईस पास्चर का तो कंट्रीब्यूशन आपको मैं प्रीवियस क्लास में बोली थी। तो रॉबर्ट कोच भी उनको मानते थे और वो भी बहुत सारे इनोवेशन किए, बहुत सारे आविष्कार किए। ठीक है, तो क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी के तरफ वो हम लोग देखेंगे। तो रॉबर्ट कोच 1843 to 1910, a German physician and microbiologist who made many contributions to the field of microbiology. उनका बहुत सारा योगदान था माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ही इज क्रिएटेड टू बी वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया से लेके वो डिफरेंट टाइप का जो भी उनका कॉन्सेप्ट था वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करके किए थे। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ही आइडेंटिफाइड द स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बड़ा डिजीज होता है। उस कहाँ से वो डिजीज आया, उसका कॉजेटिव एजेंट मतलब कॉजेटिव एजेंट मतलब क्या है, जिसके थ्रू ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो उसी कॉजेटिव एजेंट किस जो महात्मा के थ्रू ये डिजीज होता है, उसी महात्मा को ये खोज निकाले थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा कॉलेरा, अभी तो कॉलेरा आप लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने दादी माँ से स्टोरी सुनते थे कि कॉलेरा किस तरह से मतलब एक बहुत बड़ा मतलब महामारी था। कॉलेरा से बहुत सारे लोगों का जीवन भी माने चला गया था उस वक्त। तो ये हम लोग स्टोरी सुनते थे कि इस तरह से वहाँ तब उस वक्त कोलेरा का आतंक, जैसे कि अभी हम लोग कोविड-19 या फिर कोरोना के बारे में जानते हैं, तो उस वक्त कोलेरा का एक अलग सा ही मतलब खौफ था। ठीक है, तो कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड गेव एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होता है, कौन से अगर कोई डिजीज थ्रू इन्फेक्शन होता है उसके बारे में वो एक्सपेरिमेंट किए, which included एक्सपेरिमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन या फिर एनिमल के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेस भी पाए। He investigated the anthrax disease cycle in 1876 and studied the bacteria that caused tuberculosis in 1882 and cholera in 1883। मतलब उनका देखिए कंट्रीब्यूशन का जो ये है, 1876 में सबसे पहले वो एंथ्रेक्स के बारे में स्टडी किए। उसके बाद 1882 में बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के बारे में स्टडी किया कि बैक्टीरिया से कौन से बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है। उसके बाद 1883 में वो कॉलेरा के बारे में स्टडी किए, इन्वेस्टिगेट किए। ठीक है, तो ये उनका एक बहुत बड़ा
ये जितना भी महामारी या फिर इतना भयंकर जो डिजीज है उसके बारे में ये स्टडी किए थे। ही डिस्कवर बैक्टीरिया सच एज anthrax bacilli, ट्यूबिकल बासिली एंड कोलेरा बासिकिल, ठीक है, बासिली, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया को डिस्कवर किए थे, जो कि एंथ्रेक्स बासिली बेसिकली एंथ्रेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्यूबिकल बासिली ट्यूबरकुलोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से कोलेरा बासिली जो कि कोलेरा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कोच ऑब्जर्व द फेनोमेनन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके बाद वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी कॉन्सेप्ट दे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ऑलरेडी आप लोग क्लास 12 में एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है इसके बारे में आप इम्यूनोलॉजी पढ़े होंगे, वहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जी आप पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपका एक पेपर होगा, तो उस वक्त आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी ये उनका जो फेनोमेनन है उसके बारे में वो स्टडी किए थे। ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया कल्चर करने के लिए बहुत सारे मीडिया होता है, सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, ऐसे बहुत सारे मीडियम होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू कल्चर किया जाता है। तो सॉलिड मीडियम जो थे उसको वो इंट्रोड्यूस किए थे। देखिए ये एक बहुत बड़ा योगदान है, सॉलिड मीडियम को वो इंट्रोड्यूस किए थे। ही यूज अगर, ठीक है, अगर आज ए बेस ऑफ कल्चर मीडिया, तो अगर को वो लेके उनका जो कल्चर मीडिया का जो बेस है उस अगर को लेके किए थे। ही डेवलप द पोर प्लेट मेथड। देखिए आप अभी का प्रैक्टिकल में आप लोग पोर प्लेट मेथड भी पढ़ेंगे आपका, और कि आप या तो फिर आप पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा। तो आपका जो, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का पेपर प्रैक्टिकल पेपर में भी पोर प्लेट मेथड है, तो बेसिकली उसके बारे में भी ये डेवलप किए थे। एंड वाज फास्ट टू यूज सॉलिड कल्चर मीडियम फॉर कल्चर बैक्टीरिया। तो अच्छा इसको मैं 2 बार लिख दी हूँ, ठीक है, सॉरी, इसको मैं 2 बार लिख दी हूँ। इंट्रोड्यूस किए थे तो फास्ट, अच्छा ठीक है, फास्ट है, वो फास्ट है जो कि ये इसको इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। ही ऑल्सो डेवलप मीडिया सुइटेबल फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो कौन से मीडियम में जो बैक्टीरिया है उसको बॉडी से आइसोलेट किया कर सकते हैं या तो फिर सेपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में वो डेवलप किए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे कि ग्रोइंग बैक्टीरिया को किस तरह से बॉडी से अलग किया सकते हैं। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर मेथड से जो बैक्टीरिया है उसको आइसोलेशन का जो मेथड है उसको भी ये डेवलप किए थे, ठीक है। तो बेसिकली इनका कल्चर में बैक्टीरिया कल्चर में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इनका ये सारा योगदान है। ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक बाय यूजिंग एनिलीन डाई। स्टेनिंग क्या है आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग अगर कोई टिश्यू को स्टडी करते होंगे या तो फिर कोई बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ को, उसको जब माइक्रोस्कोप के अंडर आप स्टडी करेंगे तो स्टडी करने से पहले उसको पता है स्टेन किया जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है कि किसी स्लाइड के ऊपर आप उसको फिक्स करेंगे, उसके बाद उसको स्टडी कर सकते हो। उसको स्टेनिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जो कि आपका शायद सेल बायोलॉजी में है। मैं थोड़ा देख लूँगी, अगर है तो अच्छी बात है, मैं पढ़ा दूँगी, नहीं तो मैं आपको कभी बोल दूँगी कि स्टेनिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है। मुझे लगता है क्योंकि सेल बायोलॉजी में पिछली बार मैं पढ़ाई थी, तो सेल बायोलॉजी में है आपका स्टेनिंग टेक्नोलॉजी, उस वक्त क्या है वो मैं आपको बोलूँगी। स्टेनिंग टेक्निक को भी ये इंट्रोड्यूस किए थे एनिलीन डाई के थ्रू। ही इन्वेंटेड द हॉट एयर ओवन। तो आप लोगों के लैबोरेटरी में और जरूर हॉट एयर ओवन होगा, हमारे तो लैबोरेटरी में है, तो अगर है तो आप देख सकते हैं। तो अगर कोई मेरा बच्चा अगर ये क्लास देख रहे हैं तो आप लोगों को तो ज़रूर पता ही होगा। अगर मेरा जो भी स्टूडेंट हम लोगों के कॉलेज में जो भी स्टूडेंट अगर मेरा क्लास फॉलो करे तो वो लोग तो देखे ही होंगे हॉट एयर ओवन, तो आप लोग भी ज़रूर देखे होंगे। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेथड टू फाइंड आउट एफिकेसी ऑफ एंटीसेप्टिक। इसके बारे में भी वो जो मेथड है उसके बारे में भी वो इंट्रोड्यूस किए थे। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्म थ्योरी क्या है देखेंगे हम लोग। तो ये तो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी ये हम लोग पढ़े। तो जर्म थ्योरी का जो कंट्रीब्यूशन था, अच्छा बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोले कि आप कौन सा बुक फॉलो करें। अभी तक देखिए मेरे हाथ में तो कोई माइक्रोबायोलॉजी का बुक नहीं लगा है,
अभी तक मेरे हाथ में कोई माइक्रोबायोलॉजी का तो बुक नहीं लगा है, लेकिन ये सारा जो भी नोट है ये मैं बहुत सारे सोर्स से मैं खुद इसको मैं टाइप की हूँ, बहुत सारे सोर्स से मैं लाई हूँ, गूगल के थ्रू में लाई हूँ, या तो फिर माइक्रोबायोलॉजी का जो PDF है वहाँ से लाई हूँ। इस तरह से बहुत सारे सोर्स से मैं एक एक जगह से एक सोर्स से मैं बुक नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप हिंदी में क्यों पढ़ाए जबकि आपको उड़िया आता है। तो मैं उड़िया में पहले पढ़ाती थी, लेकिन आउटसाइड उड़ीसा के बच्चे मुझे रिक्वेस्ट भेजे कि उनको हिंदी में पढ़ना है, तो मैं सभी बच्चों के लिए हिंदी में इसलिए क्लास लेके आई। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर दे दी। ठीक है, अभी देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू जर्म थ्योरी क्या है। ठीक है, बिल्डिंग ऑन द early work of Louis Pasteur and the germ theory of disease, Robert Koch established the basic scientific requirement used to demonstrate that each specific disease is caused by the specific microorganism। तो बेसिकली लुइस पास्चर का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में, लेकिन रॉबर्ट कोच क्या किए, बेसिकली वो क्या किए, जो भी रिक्वायरमेंट्स लगता है कहाँ पर, हर एक डिजीज के लिए, स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट लगता है और जो भी कॉज होता है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कॉज होता है उसके बारे में वो अलग अलग से वो जो भी उनका जो रिक्वायरमेंट, जो साइंटिफिक रिक्वायरमेंट था उसको वो एस्टेब्लिश किए व स्टडी किए। ठीक है, द फर्स्ट डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज कॉजिंग डिजीज केम फ्रॉम द स्टडी ऑफ एंथ्रेक्स बाय हिम। सबसे पहले वो एंथ्रेक्स के बारे में स्टडी किए। ठीक है, उसके बाद देखिए दीज रिक्वायरमेंट वेर बेस्ड ऑन कोच एक्सपेरिमेंट विथ एंथ्रेक्स आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज होस्ट एंड नोन एज कोच पोस्टुलेट। उसको कोच पोस्टुलेट बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर वो एंथ्रेक्स जो है उसके बारे में वो स्टडी किए, उसको आइसोलेट किए, जो भी डिजीज, जो भी जिस होस्ट इन्फेक्टेड है उस इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर से एंथ्रेक्स को वो आइसोलेट करके उसको वो एक्सपेरिमेंट किए, और इसको कोच पोस्टुलेट भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, जो एक्सपेरिमेंट था, इन द एक्सपेरिमेंट कोच इंजेक्टेड हेल्दी माइस with material from disease animal and the mice became ill। तो ये क्या कि यहाँ पर जो भी एक इन्फेक्टेड होस्ट था उसके अंदर से जो भी उनका इन्फेक्टेड जो भी डिजीज था उसको वो एक हेल्दी माइस के अंदर वो इंजेक्ट किए, जिसके बाद माइस क्या हुआ, उसको भी तबीयत खराब होने लगा। ठीक है, इल हो गया वो। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग anthrax by inculation through a series of 20 mice, he incubated a piece of spleen contain the anthrax bacilli in beef serum। ठीक है, the bacilli grew, reproduces and produce spore। When the isolated bacilli or spore were injected to mice, anthrax developed। ठीक है, during Koch study on bacteria disease, it became necessary to isolate suspected bacteria pathogen। His criteria for proving the causal relationship between the microorganism and the specific disease are known as Koch postulate। अभी जो बोली मैं आपको। ठीक है, तो इसी तरह से 20 जो माइस है उनके ऊपर वो स्टडी किया, और किस तरह से एंथ्रेक्स डेवलप होता है उसके बारे में वो स्टडी किए। करने के बाद जो भी उनका जो क्राइटेरिया था, जो कि एक जो रिलेशनशिप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक डिजीज के अंदर जो भी उनका जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो एक स्पेसिफिक डिजीज होता है ना, तो उसके ऊपर उनके दोनों के अंदर जो भी रिलेशनशिप था उसको कोच पोस्टुलेट बोला जाता है। तो कोच पोस्टुलेट क्या है, कोच पोस्टुलेट कंटेंट 4 रूल, 4 रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन ऑल इंडिविजुअल इन अफेक्टेड बाय द डिजीज बट नॉट इन हेल्दी इंडिविजुअल। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको पहले आइडेंटिफाइड किया जाता है। ठीक है,
सब उसके बाद सेकेंड है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज इंडिविजुअल एंड ग्रो इन कल्चर। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, करने के बाद उसको आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। करने के बाद उसको आइसोलेट करने के बाद उसको इंडिविजुअली आइसोलेट करने के बाद उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी इंडिविजुअल, उसके बाद उसको एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। द कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज। The microorganism must then be re-isolated from the experimental host and found to be identical to the original microorganism. तो देखिए 4 चीज। कोच पोस्टुलेट क्या है समझते हैं अभी। सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड होस्ट है उसके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको, जो कि बेसिकली डिजीज कॉज करता है, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकेंड स्टेप में वहाँ से क्या किया जाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग से आइसोलेट किया जाता है। करने के बाद थर्ड में क्या होता है, उसको कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद किसी हेल्दी पर्सन के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली हेल्दी पर्सन बीमार पड़ जाएगा। पड़ने के बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं, करने के बाद फिर से वहाँ से उसे री आइसोलेटेड, फिर से वहाँ से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये लोग निकालते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में क्या मेडिसिन हो सकता है या फिर क्या ड्रग्स होता है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये उनका बेसिकली कोच पोस्टुलेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन हो गया। बेसिकली इनका तो बैक्टीरिया के ऊपर ही इनका स्टडी था ना, तो इसमें यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आ गया या तो फिर कुछ डिमेरिट आ गया, खामियां आ गया। तो क्या क्या है, वायरस वेर नॉट येट एबल टू कल्चर ड्यूरिंग 1800, जो 1800 के आसपास, उस वक्त बैक्टीरिया के ऊपर तो स्टडी किए लेकिन वायरस के ऊपर कोई स्टडी नहीं किया गया। Thus, while it appeared that an infectious agent was responsible for certain disease, the lack of available technique to isolate and culture virus meant that not all cause postulate could be met. तो क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी किए, उसको आइसोलेट करके कल्चर करके वहाँ उसके ऊपर स्टडी किए। यहाँ पर वायरस के बारे में कि वायरस को अगर वायरस से किसी का डिजीज अगर डेवलप होता है तो उस वायरस को आइसोलेट करके किस तरह से कल्चर किया जाता है, वहाँ पर कोच पोस्टुलेट का कोई काम नहीं होता था, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट है, ड्रॉबैक है। थर्ड पोस्टुलेट स्टिपुलेट्स दैट द एक्सपेरिमेंटल होस्ट शुड एग्जिबिट डिजीज नॉट मोस्ट। तो यहाँ पर देखिए उनका जो थर्ड लाइन में क्या लिखा था कि एक्सपेरिमेंटल होस्ट जो था, जहाँ से आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया जाता है, उसको डिजीज हो सकता है लेकिन जरूर होगा इसका कोई वो गारंटी नहीं था, ठीक है। दिस इज बिकॉज असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स इम्यूनिटी एंड जेनेटिक रेजिस्टेंस आर पॉसिबल। तो अगर सोचिए किसी से अगर डिजीज हुआ, वहाँ से आइसोलेट करके अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करके किसी हेल्दी पर्सन के अंदर दिया गया, जरूरी नहीं कि हेल्दी पर्सन में भी वो डिजीज डेवलप हो, क्योंकि हो सकता है वो हेल्दी पर्सन का इम्यूनिटी अच्छा होगा या तो फिर उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छा होगा, तो वहाँ पर डेवलप नहीं होता। तो ये एक ड्रॉबैक है। कोच पोस्टुलेट डू अकाउंट फॉर prion diseases and other agent that cannot be grow in culture। तो कोई सिर्फ बैक्टीरिया ही कल्चर मीडियम में डेवलप होता था, कोई अदर ये नहीं है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बैक्टीरिया पैथोजेंस satisfy कोच पोस्टुलेट एक्सेप्ट दोज ऑफ माइकोबैक्टीरियम लाप्रे एंड और दूसरा जो है ट्रेपोनेमा पालिडम। ये दोनों अगर छोड़ दे, जो कि लेप्रोसी और साइफिलिस इस तरह से जो डिजीज देते हैं, ठीक है, लेप्रोसी एंड साइफिलिस इस तरह से जो डिजीज देते हैं, इनके ऊपर कोई भी कंसेप्ट नहीं है।
बेसिकली जितना भी ह्यूमन बैक्टीरियल पैथोजन है उनके ऊपर कोच पोस्टुलेट ठीक है, लेकिन ये जो दो बैक्टीरिया है जिससे कि लाप्रोसी और साइफिलिस जैसे डिजीज होता है, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हो पाया। ठीक है, बोथ दीज बैक्टीरिया आर येट टू बी ग्रो इन सेल फ्री कल्चर मीडिया। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटेशन। तो यहाँ पर हम लोग कोच पोस्टुलेट देख लिए। नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा साइंटिस्ट के बारे में, बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं रहती हूँ, नमस्ते।